हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी पर। आई होप कि आप सब भी अच्छे होंगे और एकदम बेहतरीन शानदार तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। सो एवरीवन, आज का जो वीडियो है हमारा, ये वीडियो रहने वाला है न्यूक्लिक एसिड के बारे में। किसके बारे में? न्यूक्लिक एसिड, जिनको हमने देखा था न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ पे देखा था न्यूक्लिक एसिड को? न्यूक्लियस के अंदर देखा था। न्यूक्लियस क्या है? सेल के अंदर की वो ऑर्गेनली जो कंट्रोल करती है सेल की बाकी ऑर्गेनलीज को, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी बॉडी हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, लाइसोसोम हो, सेंट्रोसोम, बाकी की सभी ऑर्गेनलीज को एक तरीके से कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस। इसीलिए न्यूक्लियस को बोला गया है सेल का ब्रेन। तो न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? सेल का ब्रेन। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है, ये न्यूक्लिक एसिड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी की सभी सेल ऑर्गेनलीज भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लेकिन ये जो न्यूक्लिक एसिड टॉपिक है, इसके ये जो मैं टॉपिक आपको कवर करवाऊंगी, इसके अंदर एक एक पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। और इस टॉपिक के अंदर हम लेने वाले हैं 2 सेशन। कितने सेशन लूंगी मैं? 2 सेशन लूंगी, ठीक है, सो दैट कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं ऐसा आपको लेकर चलती हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर्ड किसने किया। इसको डिस्कवर्ड किया फ्रेडरिक मिस्चर ने। किसने डिस्कवर्ड किया? फ्रेडरिक मिस्चर। ये फ्रेडरिक मिस्चर थे जिन्होंने न्यूक्लियस के अंदर बताया न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं 2 टाइप्स के। कितने टाइप्स के? 2। 1 डीएनए एंड सेकंड आरएनए। कितने टाइप्स के होते हैं? ये 2 टाइप्स के होते हैं। डीएनए एंड आरएनए। डीएनए का आप इधर स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? डबल हेलिक्स। कैसे? अगर देखिए, आरएनए का होता है सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर। कैसा होता है? सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ऐसा होता है। ये है आरएनए का स्ट्रक्चर। इसका एक सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर। कैसा हेलिक्स है इसका? एक सिंगल है, यानी एक कुंडलित। एक कुंडलित। जो डीएनए है ये होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ऐसा एक हेलिक्स ये एंड सेकंड हेलिक्स ये, तो 2 हेलिक्स हो गए हैं। ये होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिक्स। कितने हेलिक्स होते हैं इसके पास? 2। मीन्स द्विकुंडलित। 2 है तो हिंदी में द्विकुंडलित। अब देखेंगे इनको डिस्कवर्ड किसने किया। डीएनए को जो डिस्कवर्ड किया वे साइंटिस्ट थे वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक, ये साइंटिस्ट थे वॉटसन एंड दूसरे क्रिक। इन दोनों ने डीएनए के बारे में डिस्कवरी की, खोज की। आरएनए के बारे में जो खोज की वे साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक मिस्चर। कौन थे आरएनए के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट? फ्रेडरिक मिस्चर ही थे। इनके बारे में बताया फ्रेडरिक मिस्चर ने। ठीक है, अब मैं यहां पर आपको बताऊंगी कि डीएनए और आरएनए में कहाँ डिफरेंस होते हैं, कहाँ पे इनमें सेम कैरेक्टर इनमें सेम कैरेक्टर देखी गई है, सेम विशेषताएं देखी गई है। उनके बारे में आज मैं यहाँ पर बताऊंगी, यानी डीएनए और आरएनए के बारे में डिफरेंस। ओके, कल हमारा सेशन रहने वाला है इन डीएनए आरएनए के टाइप्स के ऊपर। चलिए अब हम देखेंगे इन डीएनए आरएनए में डिफरेंस। अब यहाँ पर हम इन दोनों में
सेम कैरेक्टर को भी देखेंगे और इन कैरेक्टर में इनमें डिफरेंस कहाँ होता है उसको देखेंगे। टेबल से नहीं, ऐसे पॉइंट से मैं बताऊंगी। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर जो मैं पॉइंट लूंगी वो है डीएनए और आरएनए दोनों ही क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। यानी डीएनए और आरएनए दोनों का स्ट्रक्चर कैसा है, जब देखा गया है अंडर माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप के नीचे जब देखा गया किसी सेल में, तो डीएनए और आरएनए दोनों ही देखे गए पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। कैसे देखे गए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। नोट कीजिएगा एक पॉइंट इसका, डीएनए दोनों का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए एंड आरएनए आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, पोली का मीनिंग होता है बहुत सारे। यानी किसके बारे में बात हो रही है, न्यूक्लियोटाइड की। और डीएनए आरएनए दोनों का स्ट्रक्चर कैसा देखा गया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यानी इनका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। किससे बना हुआ है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है इनका स्ट्रक्चर। अभी हम देखेंगे ये न्यूक्लियोटाइड जो स्ट्रक्चर है वो किस किस से मिलकर बने हुए होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, मतलब ये किससे बना हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी न्यूक्लियोटाइड्स के बहुत सारे नंबर से मिलकर बना हुआ है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखेंगे ये न्यूक्लियोटाइड है ये किस किस से मिलकर बना हुआ है, या फिर मैं कहूं ये न्यूक्लियोटाइड को बनने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। इस न्यूक्लियोटाइड को बनने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। फर्स्ट सुगर, एंड सेकेंड फॉस्फोरिक एसिड, एंड थर्ड जरूरत होती है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये दोनों भी है, तो वो है नाइट्रोजिनस बेस। क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस। तो ये 3 चीजों की जरूरत होती है न्यूक्लियोटाइड के बनने के लिए। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं, इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड को बनने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। सुगर, फॉस्फोरिक एसिड। कहीं कहीं पर देखिए फॉस्फोरिक एसिड किससे मिलकर बना हुआ है, फॉस्फेट से। किससे, फॉस्फेट से। कहीं कहीं पर आपको फॉस्फेट भी देखने को मिलेगा, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फोरिक एसिड। या फॉस्फेट, ठीक है। तीसरा नाइट्रोजिनस बेस, यानी नाइट्रोजन युक्त क्षार की जरूरत होती है, नाइट्रोजिनस बेस। क्षार। सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे ये जो सुगर है, डीएनए और आरएनए, इन दोनों के लिए कौन सी सुगर होती है। इन दोनों के लिए सुगर होती है राइबोस। डीएनए और आरएनए दोनों में सेम सुगर प्रेजेंट होती है, सुगर का नाम है राइबोस। ये जो राइबोस सुगर है ये बनी हुई होती है 5 कार्बन से। कैसे, ये जो सुगर है इसके लिए कौन सी सुगर होती है, राइबोस सुगर। ये जो राइबोस सुगर होती है, अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, जो डीएनए और आरएनए में दोनों में सेम सुगर होती है राइबोस सुगर। कौन सी सुगर होती है, राइबोस, ठीक है। अब देखिए ये जो राइबोस सुगर है, ये राइबोस सुगर
में जो कार्बन है वे कितने टाइप्स के, जो कार्बन है, कार्बन के नंबर कितने होते हैं, वे कार्बन नंबर होते हैं 5। तो राइबोस शुगर का फॉर्मूला देखिए, ये जो फॉर्मूला है ये राइबोस शुगर का फॉर्मूला है। तो इसके लिए इसमें 5 कार्बन है, इसलिए पेंटोज शुगर बोलेंगे। आरएनए और डीएनए के पास जो ये राइबोस शुगर है, ये राइबोस शुगर जो है इनके पास वो कौन सी है, पेंटोज शुगर है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आए डीएनए आरएनए के पास जो राइबोस शुगर का नाम आएगा, जो राइबोस शुगर है वो हेक्सोज है या पेंटोज है। तो इन आरएनए डीएनए के पास जो ये राइबोस शुगर है, ये राइबोस शुगर होती है पेंटोज। क्यों? क्योंकि इसके पास कार्बन के नंबर 5 है, इसलिए इस शुगर का नाम पेंटोज शुगर है। यानी राइबोस जो शुगर है आरएनए डीएनए के पास वो कौन सी है, पेंटोज। किस वजह से पेंटोज बोला, क्योंकि कार्बन नंबर 5 है। अगर ये होता C6 यानी फॉर्मूले में, राइबोस के फॉर्मूले में अगर कार्बन के नंबर 6 होते तो हेक्सोज होता। जो राइबोस शुगर है वो कौन सी होती, पेंटोज के प्लेस पर हेक्सोज होती। क्यों? क्योंकि कार्बन नंबर 6 है। तो ये डिपेंड करता है कार्बन नंबर के ऊपर। ठीक है, तो इसमें कार्बन नंबर राइबोस शुगर के लिए, जो डीएनए आरएनए के लिए जो राइबोस शुगर यूज हो रही है वो पेंटोज यूज हो रही है। कौन सी है, पेंटोज। इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आरएनए और डीएनए में जो राइबोस शुगर है वो कौन से टाइप की है, पेंटोज शुगर है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए, ये जो न्यूक्लियोटाइड है ना, न्यूक्लियोटाइड होती है स्मॉलेस्ट यूनिट किसकी, न्यूक्लिक एसिड की। इस न्यूक्लिक एसिड की स्मॉलेस्ट यूनिट बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है ये इसी से ही मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके बनाते हैं इस आरएनए डीएनए के हेलिकल स्ट्रक्चर को, तो वो किससे मिलकर बना हुआ है, इस न्यूक्लियोटाइड से। इसलिए इसे बोला गया है न्यूक्लिक एसिड की स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी सबसे छोटी इकाई। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो न्यूक्लिक एसिड की सबसे छोटी इकाई होती है न्यूक्लियोटाइड। क्यों? क्योंकि एक हेलिकल स्ट्रक्चर जो बनता है, ये जो इसका आरएनए डीएनए का जो स्ट्रक्चर है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, वो किससे मिलकर बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, तो इसीलिए इसे बोला गया है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और इसको ही बोला गया है बैकबोन। क्या बोला गया है, इसे न्यूक्लियोटाइड को ही बैकबोन भी बोला गया है। ये इसके अदर 2 नाम हैं। एक ये मैंने अभी बताया क्या होती है, ये न्यूक्लिक एसिड की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ठीक, दूसरा इसको बोला गया है बैकबोन। बैकबोन क्यों बोला गया है, देखिए ये इधर ये क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। किसका है ये, डीएनए का। किसका स्ट्रक्चर है ये, डीएनए का स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल है। आप इधर देख रहे हैं इसका घुमाव, ये घुमाव है इसका, यही तो हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब ये जो एक हेलिक्स है, ये ऊपर का आप देख रहे हैं, ये नीचे का सेकंड हेलिक्स है। तो इस तरीके से जो ये कुंडलित आकृति होती है, इसको बोला न्यूक्लियोटाइड को, क्या बोला, बैकबोन बोला। बैकबोन क्यों बोला, यहाँ पर देखिए ऐसे जुड़ते हैं ये नाइट्रोजिनस बेस, इसमें शुगर भी जुड़ती है और फॉस्फोरिक एसिड भी जुड़ता है। तो ये इस तरीके से इसमें जुड़ते हैं, और आप देख रहे हैं ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है इसका घुमाव ऐसा है जैसे हमारी बॉडी की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी का। तो इस हेलिकल स्ट्रक्चर का यानी न्यूक्लियोटाइड के द्वारा जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये एक बैकबोन की तरह बना हुआ है। जैसे हम ह्यूमंस की बॉडी में रीढ़ की हड्डी बनी हुई होती है घुमावदार, सेम ऐसे ही ये हेलिकल स्ट्रक्चर जो बना हुआ है बैकबोन की तरह बना हुआ है। और बैकबोन कौन है, न्यूक्लियोटाइड है। तो हेलिकल स्ट्रक्चर किससे मिलकर बना हुआ है, इस न्यूक्लियोटाइड से ही तो मिलकर बना हुआ है। इसीलिए, और कैसी शेप मिल रही है इस हेलिकल स्ट्रक्चर को, आप देख रहे हैं एक बैकबोन की तरह। इसलिए इस न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लिक एसिड का बैकबोन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके ये अदर नाम है स्मॉलेस्ट यूनिट
स्मॉलेस्ट यूनिट क्यों बोला? क्योंकि हेलिकल स्ट्रक्चर किससे मिलकर बना हुआ है? इस न्यूक्लियोटाइड से। इसको बैकबोन क्यों बोला? ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है ये इस तरीके की शेप बन रही है जैसे बैकबोन की, यानी रीढ़ की हड्डी की। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, Na क्या है? न्यूक्लिक एसिड। दूसरा, इसको बैकबोन भी बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड का, बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भी आता है इनके इस अदर नाम से। तो शुगर इसमें दोनों में प्रेजेंट सेम होती है। राइबोस शुगर कौन से टाइप की? पेंटोस, पेंटोस शुगर होती है, पेंटोस राइबोस शुगर इनके पास होती है। अब आगे बात करते हैं, ये तो फॉस्फोरिक एसिड इसमें है ही। अभी मैं यहाँ पर हेलिकल स्ट्रक्चर में आपको बताऊंगी ये कैसे जुड़ा हुआ होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं नाइट्रोजिनस बेस की। ये जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं ये डिवाइड होते हैं टू पार्ट्स में, यानी जो नाइट्रोजिनस बेस है ये टू टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन, प्रीमिडीन, प्यूरिन एंड सेकंड pyrimidine। अब नाइट्रोजिनस के बारे में हम बात करेंगे। चलिए, अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं ये नाइट्रोजिनस बेस कितने टाइप के होते हैं। ये होते हैं टू टाइप के। चलिए, नाइट्रोजिनस बेस को पढ़ने से पहले मैं यहाँ पर बताऊं आपको एक बात और, ये जो डीएनए है, डीएनए और आरएनए की जो इनके पास जो राइबोस शुगर है, ये राइबोस शुगर को यहाँ पर देखिए, डीएनए के पास होती है 2 राइबोस शुगर, आरएनए के पास होती है 1 राइबोस शुगर। डीएनए के पास होती है 2 राइबोस, कितनी शुगर होती है? 2 राइबोस शुगर। आरएनए के पास होती है 1 राइबोस शुगर, कितनी? 1। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आरएनए के पास राइबोस शुगर कितनी होती है तो 1, डीएनए के पास होती है 2। इनमें आरएनए और डीएनए के स्ट्रक्चर में डिफरेंस जो देखने को मिलता है ना, वो देखने को मिलता है, यानी जो देखिए ये स्ट्रक्चर है डीएनए का और ये जो सिंगल स्ट्रक्चर है आप देखिए, ये सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसका है? आरएनए का। किसका है? आरएनए का। इन दोनों के स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस मिलता है, यानी न्यूक्लियोटाइड के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है, शुगर की, फॉस्फोरिक एसिड की एंड थर्ड नाइट्रोजिनस बेस की। अब बात करेंगे नाइट्रोजिनस बेस की। ये जो नाइट्रोजिनस बेस होता है इन्हीं में डिफरेंस देखने को मिलता है इनके इस स्ट्रक्चर में। न्यूक्लियोटाइड के जैसा ही एक इसका देखिए, एक इसका न्यूक्लियोसाइड का भाई भी होता है, एक और होता है न्यूक्लियोसाइड। अभी हम देखेंगे उसको भी। तो पहले देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं, पहले इसके नाइट्रोजिनस बेस में डिफरेंस बताऊंगी कि ये आरएनए और डीएनए में कहाँ पे डिफरेंस देखते हैं हम इनके इस हेलिकल स्ट्रक्चर में। नाइट्रोजिनस बेस, ये 2 टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन एंड प्रीमिडीन। प्यूरिन एंड प्रीमिडीन। प्यूरिन भी 2 टाइप्स के होते हैं। आगे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, इसके भी प्यूरिन के 2 पार्ट्स होते हैं, एडिनिन एंड ग्वानिन। एडिनिन, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। आपने देख ही लिया होगा इनमें डिफरेंस कहाँ होता है? यूरेसिल में होता है। यूरेसिल, अब देखिए इसके 3 पार्ट्स होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी यूरेसिल कहाँ डीएनए में जुड़ता है या नहीं जुड़ता है, क्या ये आरएनए में जुड़ता है, ये आपको डिफरेंस देखने को जो मिलेगा वो इस यूरेसिल को देखने को मिलेगा। कैसे? साइटोसिन
थायमीन, यूरेसिल। तो नाइट्रोजनस बेस दो होते हैं, प्यूरिन, पिरिमिडिन। इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं प्यूरिन के, एडेनिन, गुआनिन। पिरिमिडिन के 3 पार्ट्स होते हैं, साइटोसिन, थायमीन एंड यूरेसिल। अब जो देखिए इनके बीच में जो बॉन्ड लगता है, आपने एक चीज देखी होगी, ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो ऐसे बनता है, एडेनिन के साथ जुड़ता है थायमीन। क्या कौन जोड़ता है? हाइड्रोजन बॉन्ड जोड़ता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या लगा हुआ है इनके बीच में? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड इनको आपस में जोड़ता है, एडेनिन, यानी एक प्यूरिन के साथ एक पिरिमिडिन जुड़ता है, तो एडेनिन लिया, दूसरा हमने इसके साथ थायमीन लिया। एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन मिलके बनाते हैं एक पेयर, ठीक है, एक पेयर बनाएंगे, और दूसरा पेयर बनता है गुआनिन और साइटोसिन से। आप कहीं पर आपने देखा होगा स्ट्रक्चर में गुआनिन, साइटोसिन, या पहले सी या जी होगा, इस तरीके का। इनके बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड, इनके बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। कहीं पर आपने ये सी ट्रिपल बॉन्ड, जी देखा होगा, तो ये ऐसे भी मिल सकता है, ठीक है। और देखिए डीएनए के पास एक और खासियत होती है, अगर डीएनए का हमारे पास एक सिंगल हेलिक्स है ना, इसके पास पावर होती है उसके जैसा कॉम्प्लीमेंट्री बनाने की, यानी सेम उसके जैसा कॉम्प्लेक्स, यानी एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री, उसका पूरक जैसा। देखिए डीएनए का जो सिंगल हेलिक्स, अगर हमारे पास ये डीएनए का सिंगल हेलिक्स है ना, तो ये डीएनए का सिंगल हेलिक्स अपने पास पावर रखता है दूसरा सेम अपने जैसा ही एक कॉम्प्लीमेंट्री बनाने की। तो वो जो दूसरा इसके जैसा बनेगा क्या हो जाएगा, फिर वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। किस वजह से ये कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है? क्योंकि डीएनए के पास एंजाइम होता है पॉलीमरेज, इसके पास एक एंजाइम होता है पॉलीमरेज, जिसकी वजह से अगर हमारे पास, देखिए अगर साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, उनके पास एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये डबल ना होके, तो वो डबल बना लेंगे उसके जैसा सेम। क्यों बना लेंगे? क्योंकि इसके पास एक एंजाइम होता है पॉलीमरेज, उसके हेल्प से इस डीएनए ये डीएनए क्या बना पाता है? एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर, यानी एक सिंगल से हम डबल हेलिक्स भी बना पाते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी। चलिए इनसे हम देखते हैं ये हेलिकल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ठीक है। चलिए अब ये जो नाइट्रोजनस बेस है, इनको हम देखेंगे। डीएनए के पास नाइट्रोजनस बेस क्या बनता है और आरएनए के पास नाइट्रोजनस बेस क्या बनता है। ये आरएनए का स्ट्रक्चर है एंड ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। तो देखिए इनसे हम बनाएंगे। प्यूरिन के भी 2 पार्ट्स थे, एडेनिन और क्या था? गुआनिन था। प्यूरिन, यहाँ पर साइड में हम लिखेंगे प्यूरिन, प्यूरिन के 2 पार्ट्स थे, एडेनिन एंड गुआनिन। पिरिमिडिन के पास 3 थे, यानी इसके जो पार्ट्स थे वे कितने थे? 3। इसके पास था साइटोसिन, थायमीन एंड यूरेसिल, ये 3 थे। अब इनके ये जो प्यूरिन है, जो पिरिमिडिन है, एक पिरिमिडिन मिलकर क्या बनाते हैं? नाइट्रोजनस बेस बनाते हैं। इनके बीच में जो बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब देखिए जब हम देखते हैं पहले डीएनए की फुल डीएनए का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखिए डीएनए का ये जो नाइट्रोजनस बेस है वो कैसे बनता है। एक लेंगे प्यूरिन और एक लेंगे पिरिमिडिन, एक के साथ लिया जाता है डीएनए के स्ट्रक्चर में। डीएनए के स्ट्रक्चर में एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन लिया जाएगा, तो ए के साथ डीएनए के स्ट्रक्चर में हमेशा आता है थायमीन। क्या आता है? पिरिमिडिन स्ट्रक्चर से जब हम लेंगे, क्या लेंगे? थायमीन को लेंगे। इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दोनों जुड़े हुए होते हैं, एडेनिन और ये जो थायमीन है, एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन के बीच में जो इन्हें जोड़ने का काम करता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड करता है। सेम ऐसे ही जी और सी, एक प्यूरिन है एक पिरिमिडिन है, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड जोड़ने का, इनको जो जोड़ने का काम करता है वो ट्रिपल बॉन्ड करता है। सी, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगता है जी। इस तरीके से ये पूरा हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है और फिर यहाँ पर इनका शुगर जुड़ेगी और एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा। सेम ऐसे ही ये रिपीट होते रहेंगे। ये नाइट्रोजनस बेस क्या होते रहते हैं? रिपीट होते रहते हैं। ए टी सी जी, फिर से ए और टी,
फिर से C ट्रिपल बॉन्ड G। इस तरीके से ये पूरा हेलिकल स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, ठीक है। तो अब देखिए एक डीएनए का अगर क्वेश्चन आया एग्जाम में, एक डीएनए का जो नाइट्रोजनस बेस है वो किसके जो नाइट्रोजनस बेस है डीएनए का वो कौन कौन से प्यूरिन और पिरिमिडीन के मिलने से बनता है। देखिए इन डीएनए यानी डीएनए के स्ट्रक्चर में जो नाइट्रोजनस बेस है किसके मिलने से बनेगा, एक जो बन रहा है ATGC या CG, ATCG। जो नाइट्रोजनस बेस बनता है डीएनए के स्ट्रक्चर में, जो नाइट्रोजनस बेस बनता है वो ATCG इनके मिलने से बनता है एक नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। अब बात करते हैं एक आरएनए के नाइट्रोजनस बेस की। ये है आरएनए का स्ट्रक्चर। सेम ऐसे ही ए के साथ आरएनए के स्ट्रक्चर में टी के प्लेस पर जुड़ेगा यू। क्या जुड़ेगा, यू। टी यहां से हट जाएगा। आरएनए के केस में ए के साथ अब जुड़ेगा यू। आरएनए वाले स्ट्रक्चर में ए के साथ जुड़ता है यू। यू क्या है, यूरेसिल। ए क्या है, ये प्रिमिडीन, ठीक है। एक प्यूरिन एक प्रिमिडीन। तो आरएनए के स्ट्रक्चर में ए के साथ जुड़ेगा यू। ऐसे ही यहां पर नेक्स्ट देखिए क्या बनेगा, सी के साथ जुड़ेगा जी। इनमें कोई चेंज नहीं होगा यहां पर। फिर से ऐसे ही ए के साथ यू ही जुड़ेगा यहां पर। फिर सी के साथ जी या जी के साथ सी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, अगर हमारे पास डीएनए का एक सिंगल हेलिक्स है तो वो अपने पास पावर रखता है उसके जैसा सेम कॉम्प्लीमेंट्री बनाने की। किस वजह से, क्योंकि इसके पास पॉलीमरेज एंजाइम होता है। कैसे, वो अभी बताऊंगी। तो अब देखिए आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेस बनता है वो कैसे बनेगा, AUCG। क्या बनेगा, नाइट्रोजनस बेस AUCG का बनेगा। इन आरएनए नाइट्रोजनस बेस आरएनए के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजनस बेस बनता है। आप देख सकते हैं ए के साथ यू, सी के साथ जी। तो क्या बनेगा, फिर ये रिपीट हो रहा है। तो एक नाइट्रोजनस बेस हमें बताना है। डीएनए में बनता है ATCG, ठीक है, और आरएनए में AUCG। फिर रिपीट हो गया, ए के साथ यू, सी के साथ जी। या हो सकता था जुड़ा हुआ होगा, जी पहले आ जाएगा, सी बाद में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा इसका नाइट्रोजनस बेस AUCG। ये बनता है आरएनए के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजनस बेस। अब देखिए मैं एक लूंगी सिंगल हेलिक्स डीएनए का। देखिए डीएनए का स्ट्रक्चर ये ऐसे बनाया हुआ है। तो एक डीएनए का स्ट्रक्चर मैं ऐसे हॉरिजॉन्टली बनाऊं तो ये लिया मैंने एक सिंगल हेलिक्स डीएनए का। किसका, डीएनए का ये सिंगल हेलिक्स लिया। अब ये सेम अपने जैसा कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा, सेम ऐसा ही। कैसे, क्योंकि इसके पास क्या है, पॉलीमरेज एंजाइम है। ये डीएनए का सिंगल हेलिक्स है हमारे पास। तो इसके पास ये इसको जो बना रहा है सेम इसके जैसा जो बना रहा है वो कौन हेल्प कर रहा है, इनके डीएनए का ये सिंगल हेलिक्स के पास क्या है, पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम, ये एंजाइम ही इसके जैसा दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री बनाने में हेल्प करता है। तो ये पॉलीमरेज एंजाइम सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए से इसके जैसा कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा। तो बन जाएगा ना फिर डबल हेलिक्स, डीएनए का डबल हेलिक्स। ए के साथ क्या जुड़ता है, टी। यहां पर ये मानिए जी है, जी के साथ क्या जुड़ता है, सी। यहां पर मानिए फिर ये टी, टी के साथ क्या जुड़ेगा, ए। यहां पर मानिए सी, सी के साथ क्या जुड़ेगा, जी। ऐसे ही यहां पर मानिए ए, ए के साथ क्या जुड़ेगा, टी।
तो ये ऐसे खुद पे खुद दूसरा बनता जाता है इसका, इसके जैसा कॉम्प्लीमेंट्री। C, यहाँ पर G, यहाँ पर T, यहाँ पर ये फिर दूसरा A, ऐसे दूसरा इसके जैसा कॉम्प्लीमेंट्री बनता चला जाता है। अगर एक सिंगल हेलिकल, अगर हमारे पास डीएनए का एक सिंगल हेलिक्स है तो इसके जैसा, यानी डीएनए के सिंगल हेलिक्स के पास उसके जैसा कॉम्प्लीमेंट्री बनाने की पावर होती है। क्यों होती है? इस पॉलीमरेज एंजाइम की वजह से ये बना पाता है अपने जैसा दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर। जब ये बन जाएगा तो ये सेम इसके जैसा बन जाएगा ऐसे, ठीक है। अब एक पॉइंट और यहाँ पर मैं आपको बताऊं, इसका जो डीएनए होता है ना, डीएनए के पास हिस्टोन प्रोटीन होता है, डीएनए के पास हिस्टोन प्रोटीन होता है। अब देखिए ये डीएनए के पास जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ना, ये इसको, जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, ये हिस्टोन प्रोटीन इसको करता है पैक। क्या करता है? डीएनए को पैक करता है। क्यों करता है? क्योंकि देखिए जब इसके ये बहुत, डीएनए का ना बहुत लंबा स्ट्रक्चर होता है, इस लंबे स्ट्रक्चर को डीएनए के ये बाद में ये क्रोमोसोम में, जो डीएनए का स्ट्रक्चर, इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। तो अभी यहाँ पर देखिए डीएनए के पास हिस्टोन प्रोटीन होता है, लेकिन एक डिफरेंस और देखिए, डीएनए के पास हिस्टोन प्रोटीन है, आरएनए के पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। यहाँ पर मैं लिखूं, अब देखिए ये डीएनए के पास होता है हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए हैज हिस्टोन प्रोटीन जो पैक करता है डीएनए को, विच इज पैक्ड ऑफ डीएनए, बट आरएनए डज नॉट हैव हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, आरएनए के पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, डीएनए के पास हिस्टोन प्रोटीन होता है। ये हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है? जब ये डीएनए के पास होता है, इसके पास नहीं होता, आरएनए के, डीएनए के पास होता है, ये क्या करता है? डीएनए को पैक करता है, डीएनए को पैक करता है ये हिस्टोन प्रोटीन। और डीएनए का हमने जो सेल वाला स्ट्रक्चर देखा था, यानी न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता था ना जेनेटिक मटेरियल, डीएनए को क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो वो जो डीएनए है, उस डीएनए को एक न्यूक्लियस के अंदर, अब देखिए सेल कितनी छोटी सी होती है, सेल का सेंटर होता है, सेल के जो सेंटर में प्रेजेंट होती है ऑर्गेनली न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस के अंदर फिर ये डीएनए प्रेजेंट होता है, और ये डीएनए को ये पैक करके रखता है, वरना तो ये सेल से भी बाहर निकल जाएगा डीएनए। ठीक है, ये क्या करता है? हिस्टोन प्रोटीन इस लंबे स्ट्रक्चर डीएनए को पैक करके रखता है उस न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को पैक करके, अब देखिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए आपके कि डीएनए को पैक करने का काम कौन करता है? हिस्टोन प्रोटीन। कहाँ पे करता है? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, आगे इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूले। जो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।